जो भी स्कीम्स है या जो स्कॉलरशिप्स है उसमें ये वर्ड पहचान का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अगर कहें तो कोई भी स्कॉलरशिप, कोई भी स्कीम्स या कोई भी एक्ट, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखिएगा, मैं बार बार प्रोग्राम में यूज़ करूँगा। कोई भी स्कॉलरशिप्स, स्कीम्स या एक्ट, ये आपको आपके पहचान के ऊपर मिलती है। आपको आपके पहचान, आपके आइडेंटिटी के बेसिस पे होती है और आपका लाइफ टाइम ये काम आने वाला है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि ये पहचान क्या होता है, क्योंकि जब आप पहचान को नहीं समझेंगे तो फिर आप स्कॉलरशिप की डिमांड्स भी नहीं करेंगे। और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि पहचान है क्या, तो फिर आप पूरे हक से अपने स्कॉलरशिप्स की डिमांड करेंगे। तो आइए समझते हैं ज़रा आइडेंटिटी क्या है। हम एवरी इंडिविजुअल, अगर मैं सिर्फ आपकी बात करूं तो आपकी बहुत सारे पहचान है, मल्टीपल आइडेंटिटीज़। आप मुस्लिम हैं, ये आपकी पहचान है, तो स्कॉलरशिप्स मुस्लिम्स को मिलता है। आप मेल हैं, ये आपकी पहचान है। हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो पहचान बहुत तरह की है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पर हमारे मल्टीपल पहचान है और हम हर पहचान को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कर्नाटका से हैं तो ये आपकी पहचान है कि आप कर्नाटका से हैं। कल आपको मन किया कि भाई कर्नाटका अच्छा स्टेट नहीं है, चलो क्यों ना महाराष्ट्र चल जाएं, तो आपकी पहचान चेंज हो गई। आप हिंदुस्तानी हैं, आपको कल को ब्रिटेन चले गए, आप लंदन चले गए, यूएस चले गए, आपका सिटीजनशिप चेंज हो गया, आपका पहचान चेंज हो गया। लेकिन अगर आप मेल है तो फीमेल हो सकते हैं क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है। कुछ लोग करते हैं, बहुत मुश्किल है। ये पहचान हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ पहचान तो हम चेंज कर सकते हैं, पर चाह के भी कभी चेंज नहीं करेंगे। वो क्या है? हमारा रिलीजन। हम मुस्लिम हैं, ये हमारी पहचान है। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। क्या हम इसको चेंज करेंगे? नहीं, मरते दम तक नहीं करेंगे। अगर मरते दम तक नहीं करेंगे चेंज, तो मरते दम तक उस पहचान को आपको बेहतर बनाना है। सिर्फ नहीं कर सकते नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हमें उस पर भी बात करना है। तो अगर हमारा पहचान क्राइसिस में है, बीइंग अ मुस्लिम, अगर हमारा पहचान क्राइसिस में है, तो हमें उसको क्राइसिस से निकालना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई दूसरी पहचान, कोई दूसरी कम्युनिटी, कोई दूसरा रिलीजन आपके पहचान को तो ठीक नहीं करेगा। तो सबको अपने पहचान के लिए फाइट करना होगा, कंटिन्यूअस स्ट्रगल करना होगा। और जैसा कि हमने बताया, यहां पर सपोज मेल है और फीमेल है। अभी आप बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी पहचान है जो सबसे ज्यादा क्राइसिस में है? कौन सी पहचान दुनिया में है जो सबसे ज्यादा क्राइसिस में है? नहीं, फीमेल। दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म पूरी दुनिया में, अफ्रीकन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, यूरोप, सबसे ज्यादा जुल्म औरतों पे होता है। तो सबसे ज्यादा क्राइसिस में है। तो हम सोशल वर्क में, जो लोग सोशल वर्क करते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि अगर आप वीकर साइड पे हैं तो किसके लिए काम करें? जो वीक हैं। अगर आप स्ट्रॉन्गर साइड पे हैं तो किसके लिए काम करें? जो वीक है। मकसद क्या है? समाज में बराबरी। जो छोटा है उसको बड़ा करना हमेशा। तो अ वीकर शुड फाइट फॉर द वीकर एंड स्ट्रॉन्गर शुड फाइट फॉर द वीकर। तो दूसरी बात देखनी यह है कि जो गर्ल्स को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, जिस पर सबसे ज़्यादा दमन होता है, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप फीमेल्स के लिए है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जब ये पता है सबको कि फीमेल्स पे प्रॉब्लम है, फीमेल्स को तंग किया जा रहा है, तो उनको बराबर लाने के लिए सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप भी फीमेल के लिए है। इनफैक्ट इन इंडिया 500 scholarships are there for females only.
क्राइटेरिया क्या है? आप फीमेल होने चाहिए। तो पहचान, आइडेंटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके स्कॉलरशिप्स में, आपके स्कीम्स में, आपकी एक्ट में। और अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी जो पहचान है, वो पहचान की हालत क्या है आज के डेट में, सिर्फ वो स्टार्ट करके हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। मुस्लिम्स को हम कैसे जानते हैं? अगर मुस्लिम्स की बात करेंगे तो उनके साथ एक पहचान जुड़ा हुआ है, क्या? कि ये लोग इलिटरेट होते हैं, जाहिल होते हैं, नहीं पढ़ते लिखते हैं सब। दुनिया ने तो नहीं, इंडिया ने तो एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को, जबकि हालत ये है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम बहुत कम बुक्स पढ़ते हैं, पूरे गल्फ, पूरे ये, बट हम अपना टॉपिक इंडिया तक ही रहने देते हैं। तो इंडिया में हमने देखा कि हमारी जो पहचान है वो है इलिटरेट, हम पढ़ते लिखते नहीं हैं। तो सही बात है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट ये कहता है कि मुस्लिम जो है सबसे ज़्यादा इलिटरेट है। अगर हम बात करें किसी भी रिलीजन की, किसी भी कास्ट की, इनफैक्ट ST SC जो लोग शेड्यूल्ड ट्राइब में, जो लोग जंगलों में रहते हैं, उनका भी एजुकेशन का जो रेशियो है वो हमसे अच्छा है। तो ये तो हो गए हमारा इलिटरेसी। दूसरा टॉपिक ये है, हमारी जो पहचान है वो है अनहाइजेनिक। हम बहुत गंदे रहते हैं, हमारे मोहल्ले आप चले जाओ, आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगा हमारा मोहल्ला कैसा है। तीसरा, ज़्यादातर मुस्लिम सब्जी बेचते हैं, वेजिटेबल सेलर, सब्जी भाजी बेचने वाले, पंक्चर बनाने वाले, ये हमारी पहचान है। एग्रेसिव है, बात बात पे लड़ जाते हैं, फ्रॉड है, बहुत धोखा देते हैं। हमारे कितनी सारे बैंक स्टार्ट हुए, 10 साल के अंदर अंदर सारे डूब गए, पैसे लेकर भाग गए। तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। हम क्रिमिनल्स सबसे ज़्यादा मुस्लिम से पाए जाते हैं। जेल में हर तीसरा जो जेल में कैदी है वो मुस्लिम है। ये हमारी पहचान है। गरीब हैं, बीमार हैं। सच्चर कमेटी रिपोर्ट में मेंशन किया था कि मुस्लिम औरतें जो है वो सबसे ज़्यादा बीमार है। आप लोगों को पढ़ना चाहिए, 15 साल पुराना रिपोर्ट है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। काफ़ी कुछ एक्सप्लेन है। जो रिसर्च के जो रिपोर्ट्स होते हैं, हमें अपने आप को बेहतर बनाने में बहुत काम आता है। पर कभी आपने सोचा है कि जो हमारी पहचान है, इसकी वाहिद वजह क्या है? एक सिंपल वजह, एक ही वजह है इसके, 10 वजह नहीं है इसकी, सिर्फ एक ही वजह है। और बहुत सोच समझकर पूरे हिंदुस्तान घूमकर हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये जो सारे इश्यूज हैं, इसका वजह क्या है? इसका वाहिद वजह है ड्रॉप आउट ऑफ स्टूडेंट्स इन 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। जो हमारे बच्चे 5वीं से लेकर 10वीं तक, जो 50% बच्चे जो स्कूल छोड़ दे रहे हैं, ये सबसे सारे प्रॉब्लम्स का वही वजह है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट, ST SC से भी हालत खराब देख रहे हैं आप। ड्रॉप आउट 50% से ज़्यादा मुस्लिम्स में, बाकी सब में 40%, 30%, 27%, हम 50% ड्रॉप आउट। और ऐसा नहीं है कि पैसे की वजह से। हमारे पास जिन लोगों के पास पैसा है वो क्या सोचते हैं, मेरे पास तो पैसा ही, पढ़े क्या करेंगे? और जिनके पास पैसा नहीं है वो बोलते पैसे ही नहीं है, पढ़कर कैसे पढ़ेंगे? लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इनका फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो वाइट कॉलर जॉब जिसको हम बोलते हैं, जो टीचर्स कह लीजिए, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट जॉब में, IT कंपनीज में, हम कितने परसेंट? सिर्फ 3%। ऑब्वियसली होंगे ना, 4% तो ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो उसमें से 3% रेशियो बहुत अच्छा है हमारा, क्योंकि हम पढ़ ही नहीं रहे। और जब हम पढ़ नहीं रहे हैं, जब हम 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th पर चले जा रहे हैं, हम 10th नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। शायद आपको मीडिया से पता ना चले, पर पूरी इंडिया घूमकर, डिफरेंट गेटोज में जाकर हमने पता लगाया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग हमाली का काम जानते होंगे, जो लोग दिन भर मतलब लेबर का काम जिसको बोलते हैं, 50 to 52% लेबर्स मुस्लिम हैं। वहाँ एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है और इसमें मेल और फीमेल दोनों इक्वल है। तो जो लेबर का काम कर रहे हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे,
वो 50% हमारे लेबर में आते हैं, जो कि सबसे नीचा काम है, सबसे खराब काम है। पर जो लोग ड्रॉप आउट है उनके लिए ये सबसे बेहतर काम है, उनके लिए ये सबसे बेहतर काम है। क्यों? 10th पास तो किए नहीं, जब 10th पास नहीं किए तो अब उनके पास ऑटो ड्राइवर का लाइसेंस भी नहीं मिल पाएगा। तो क्या मिलेगा? सिर्फ छोटे मोटे काम, और ये सबसे बेहतर काम। तो जो हमारे गेटोज है, जो मुस्लिम बस्तियां हैं, वो फुल ऑफ इन्फॉर्मर्स, जो इसको हम कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में पुलिस के दलाल या क्रिमिनल्स। मैंने कहा क्रिमिनल्स 50, हर तीसरा जो मुसलमान है आखिर में क्रिमिनल है। क्यों क्रिमिनल है? उसकी वजह है, अगेन जब आप 10th पास नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे? किसी छोटे मोटे नेता के साथ चमचागिरी करिएगा, उनके छोटे मोटे क्राइम में हाथ साथ दीजिएगा, या किसी गुंडे के साथ रहिएगा। तो हमारे पास जब हम 10th पास नहीं कर रहे, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा ना। इसीलिए हर प्रॉब्लम का जो मेन जड़ है वो है हमारा ड्रॉप आउट, और हम इसीलिए चाह रहे हैं कि हम इस ड्रॉप आउट को रोकें किसी भी तरीके से। एनजीओज हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हम ड्रॉप आउट को रोकें। अभी आप सबके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग सोचिए जरा कि ये बच्चा एक 6 साल का बच्चा है, ये बच्चा आप किसी का हो सकता है, आपके मोहल्ले में बच्चा हो सकता है, ये बड़ा होकर क्या बन सकता है? गरीब है, इसके पास कुछ भी नहीं है, चाय वाला भी हो सकता है, पेपर भी बेचने वाला हो सकता है। ये बड़ा होकर क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर सिंपल बच्चा किसी घरों पेपर बेच रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा, साइंटिस्ट बन सकता है। हमारे अब्दुल कलाम आजाद साहब पेपर बेचते थे, साइंटिस्ट बने ना। डॉक्टर्स बन सकता है ये बच्चा, इंजीनियर बन सकता है ये बच्चा, कुछ भी बन सकता है, कितना भी बड़ा इंसान बन सकता है। तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, नहीं तो कम से कम 10th पास अगर ड्राइवर तो बन सकता है, बन सकता है ये। क्योंकि अभी इसके पास अपॉर्चुनिटी है। मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए, सभी लोगों के लिए। ये 6 साल का बच्चा कुछ भी बन सकता है अभी, क्योंकि इसके पास अपॉर्चुनिटी है। बट यही बच्चा अभी हो गया 21 साल का, अब इसने नहीं पढ़ा, अब ये क्या बन सकता है बताइए? सबसे बेहतर ये बन सकता है मोटर मैकेनिक्स, पंचर वाला, सबसे बेहतर, अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो। लेबर उसके बाद आता है, किसी घरों में झाड़ू पोछा करना, मेड। हम जब मेरी उम्र 20 साल की थी और 17 साल 18 साल, तो हम वैसे बहुत लोगों को देखते थे जो अपने औरतों को, अपने घर की लेडीज़ को नहीं पढ़ाते थे। नहीं पढ़ाते थे, क्यों नहीं पढ़ाते थे? कि उनको लगता था कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हम तो अपने बहन बेटियों को देख लेंगे, कुछ इश्यू होगा तो। नहीं पढ़ाया, बच्चियां नहीं पढ़ी, बाद में उनकी शादी हुई, हस्बैंड छोड़ दिया, डाइवोर्स हो गया। उसमें से आज सैकड़ों ऐसी लेडीज़ हैं जिनको मैं जानता हूँ जो दूसरे घरों पर झाड़ू पोछा कर रही हैं। तो पढ़ाने में उनका इज्जत जा रहा था, आज झाड़ू पोछा कर रही है, उनका इज्जत नहीं जा रहा है। हम उस समाज से बिलोंग करते हैं। थोड़ा कड़वा है, माफी चाहूंगा, पर यह हकीकत है। तो 10th नहीं करने के बाद अभी इस बच्चे के पास ये सारे ऑप्शंस है। क्रिमिनल्स, जैसे मैंने बताया कि 35% क्रिमिनल जेल में मुस्लिम्स है। उसके बाद इन्फॉर्मर्स, हर चौथा इन्फॉर्मर है। और एक जो सबसे खतरनाक ट्रेंड है, जो मुझे बताते हुए आंखें शर्म से झुक जाती है, जितने भी प्रोस्टिट्यूट्स हैं इंडिया में 52% मुस्लिम्स हैं उसमें। ये हमने एजुकेशन को छोड़कर 70 साल में अपनी बहनों को, अपने भाइयों को यहाँ तक पहुँचाया। और अगर अब हम एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे, ट्रेंड बढ़ेगा, तो हमारे लिए शर्म से डूबने की बात है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हर इंसान,
हर एनजीओ, हम पूरे हिंदुस्तान घूमकर कह रहे हैं, हर एनजीओ से आप लोग आइए, काम कीजिए, चैरिटी को छोड़िए, सोशल वर्क कीजिए। हमने बहुत चैरिटी कर लिया, क्या फायदा हुआ उससे? सिर्फ भिखारी बड़े कौम में। यूके में रिसर्च हुआ था कि सबसे ज़्यादा डोनर्स कौन है यूके में, कौन से कम्युनिटी सबसे ज़्यादा डोनेट करती है? रिजल्ट आया मुसलमान। उसी यूके में दूसरा सर्वे था कि सबसे ज़्यादा भिखारी कौन से कम्युनिटी के यूके में, रिजल्ट आया मुसलमान। हमारे इंडिया का भी वही हालत है, हम लोगों को बस दे रहे भिखारी बना रहे हैं। हमें सोशल वर्क करना है, समाज को बनाना है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये जो बच्चे हैं 6 से 21 साल के, इनकी जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहले पेरेंट्स की है, उसके बाद किसकी है? टीचर्स की है, उसके बाद किसकी है? एनजीओस की है, समाज के डॉक्टर्स, इंजीनियर, जो इन्फ्लुएंसर्स है उसकी है। हम अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। ये कल को बच्चे अगर इस लाइन में जा रहे हैं तो आप सबकी जिम्मेदारी है, और आप सबको इसका प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगा। अगर एक लड़का क्रिमिनल है तो सबसे पहला क्राइम वो आपके मोहल्ले में करेगा। अगर वो नहीं पढ़ेगा, वो चोर बनेगा, सबसे पहले चोरी वो आपके मोहल्ले में करेगा। तो अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं ये हमारा बच्चा नहीं दूसरे का बच्चा है, जाने दो उसको, तो वो आपको इफेक्ट करेगा। समाज कलेक्टिव बनता है, समाज सबसे मिलकर बनता है। और अगर हमने सोचा कि सिर्फ मेरा घर अच्छा है तो आपका घर अच्छा नहीं है। जब आग लगेगी तो सभी के घर जद में आएंगे, जब आग लगेगी तो सभी के घर जद में आएंगे। हमने स्कूल के प्रिंसिपल्स को देखा है, बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स को देखा है कि उनके स्कूल में बच्चे नशा कर रहे हैं और वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? दूसरे का बच्चा है, मैं क्यों झमेला लूं? मैं, वो नशा कर रहा है, कल को मुझसे लड़ेगा, मैं क्यों उसको लूं? 4 साल बाद देखा है कि उनके बच्चों ने भी नशा स्टार्ट कर दिया है। तो जो भी मोहल्ले में, जो भी समाज में जो जद में आती है, वो चीज़ें जो है आपको अफेक्ट करेगी। आप आंखें मूंद लेने से वो आग आपके घर तक नहीं पहुंचेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहुंचेगा ही। तो एक कलेक्टिव जिम्मेदारी आप सब लीजिए। अगर आप बहन हैं तो अपने भाई के लिए, अगर आप वालिद हैं तो अपने बेटे के लिए, माँ हैं तो अपने बेटे बेटी के लिए। सोसाइटी में आप अपने हर इंसान को चेक कीजिए कि क्या कोई ड्रॉप आउट ले रहा है। अगर ले रहा है तो आपको उसके पीछे काम करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको बताना है कि अगर तुम ड्रॉप आउट लोगे तो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है फ्यूचर में। और इसके लिए इंशाल्लाह हमारे जो स्कीम्स है, जो स्कॉलरशिप्स है, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, जिसको हमारा आज का प्रोग्राम है इंशाल्लाह। ये देखिए, ये मुंबई का बहुत फेमस स्लम है, धारावी, बट कमोबेश पूरे हिंदुस्तान की यही कहानी है। ये एक पर्टिकुलर पहचान है जो वहाँ रहती है, और ये एक पर्टिकुलर पहचान है जो यहाँ रहती है। और इनका मुकद्दर सिर्फ इनके घरों का झाड़ू पोछा, बर्तन और सारे इनके सर्विसेज देना। और हम परमानेंटली इस सेक्शन में नहीं जा सकते। 1000 साल का पुराना अच्छा इतिहास है हमारा, और हम इस सेक्शन पे जा रहे हैं, परमानेंटली जा रहे हैं। अगर हम नहीं उठे तो 5 साल 10 साल में हम परमानेंटली जाएंगे, और अगर यहाँ जाएंगे तो 100 साल 200 साल तक हम उठ नहीं पाएंगे। अभी हमारे अंदर कुव्वत है, हमारे अंदर एजुकेशन की ताकत है। सो दीज गोल्डन 15 ईयर्स जिसके लिए मैं आपके पास आया हूँ, स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर के ग्रेजुएशन तक, अगर कहा जाए तो 6 साल की उम्र से लेकर 21 साल की उम्र तक अपने बच्चों पे मेहनत कर लीजिए। आप अपने मोहल्ले के बच्चों पे मेहनत कर लीजिए। इंशाल्लाह ये बच्चे आपके लिए एसेट्स बनेंगे, ना कि लायबिलिटी बनेंगे। मतलब एक स्वीपर का बेटा डॉक्टर बन सकता है अगर हमने 25 साल 15 साल दिया। एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, और हजारों बन रहे हैं। क्यों? सिर्फ उन्होंने वो गोल्डन 15 ईयर्स पे काम किया अपने बच्चों पर। आप लोगों ने भी काम किया, सोशल वर्कर्स ने भी काम किया उस रिक्शा ड्राइवर के बच्चों पर। वेजिटेबल बेचने वाली का बेटा या बेटी साइंटिस्ट बन सकती है। हमारे पुणे में एक सब्जी बेचने वाली थी, उसकी बेटी को यूएस में 3.5 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला है। आई एम रिपीटिंग, 3.5 करोड़ का स्कॉलरशिप, सब्जी भाजी बेचती थी। अभी आप सोचिए
कि सब्जी भाजी बेचने वाले को स्कॉलरशिप कैसे मिल गया? क्यों ना मिले? उसने मेहनत किया, और ये बहुत आसान है, हमने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया। गोल्डन 15 इयर्स में किसी लेबर की बेटी जो है लेबर ऑफिसर बन सकती है। पुलिस का जो इन्फॉर्मर है उसका बेटा भी आईएएस ऑफिसर बन सकता है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ 15 साल अपने बच्चों को पढ़ाना है ना, सिर्फ 15 साल पढ़ाना है। आपकी आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी। एक नस्ल का पढ़ गया तो उसके बच्चे पढ़ेंगे, उसके बच्चे पढ़ेंगे, उसके बच्चे पढ़ेंगे। हम क्यों ना इस साइकिल को तोड़े और अपने बच्चों को पढ़ाएं? हम क्यों ना इस 15 साल के एज का जो भी बच्चा है उसको कंफर्म करें कि तुम जो अपना एजुकेशन पूरा करोगे, ग्रेजुएशन पूरा करोगे। तो ये एक 15 साल हमें आज ये अहद करना है कि हमें अपने एरिया में आसपास कोई भी एरिया में कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना ले। आप टीचर हैं तो एज ए टीचर मेहनत कीजिए, आप सोशल वर्कर हैं एज ए सोशल वर्कर मेहनत कीजिए। हमारे यहाँ के माशाल्लाह इकबाल साहब हैं, ज़मीर साहब हैं, एक हम लोग यहाँ पर ग्रुप बना रहे हैं जहाँ पर हम सब लोग मिलकर, हम सब एज ए टीम मिलकर यहाँ पर आपको हर वो स्कॉलरशिप जो कि गवर्नमेंट के हैं, जो कि स्टेट्स के हैं, जो कि कॉरपोरेट्स के हैं, जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के हैं, हम आप तक पहुँचाएंगे। तो कैसे पहुँचाएंगे? आपको मिलजुल कर काम करना है इंशाल्लाह। सब लोग इंशाल्लाह जुड़ कर काम कीजिए। एक छोटा सा बस 3 मिनट लूँगा क्योंकि बहुत लोग मायूस हैं, हर जगह के मुसलमानों पे ना बहुत जुल्म हो रहा है, हमें सब लोग तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हमें पता नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी, हमें क्या करना चाहिए। इस पर लेके मैं अपने मेन टॉपिक पर आऊँगा, 3 से 4 मिनट बस। अगर हमें लग रहा है कि हमने जो हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, नकाब बैन देख लिया आपने, नमाज नहीं देख रहे, जेलों में दंगा हो रहा है, हम पे जुल्म हो रहा है, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत सारे कंट्रीज़ में होता रहता है और सबका पैटर्न बिल्कुल सेम है। यही सेम प्रोसेस, घरों को जलाना, बच्चों को जेल में डालना, बिल्कुल सेम है। इसलिए दुनिया कभी इस पर बात नहीं करती कि क्या पैटर्न था, किस तरह से जुल्म हुआ। दुनिया ने हमेशा इस पे बात किया कि वहाँ के लोग कैसे बाहर निकले और अपने आप को सक्सेसफुल मॉडल दिखाया। बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में सिन्हालाज 80%, तमिल 20%। सिन्हालाज तमिल पे जुल्म किया, दंगा किया, सारा कुछ किया जो हमारे ऊपर आज इंडिया में हो रहा है। इन्होंने क्या किया? अपना एक एलटीटी का फोर्स बनाया, दोनों आपस में लड़ लिए। 26 ईयर्स तक सिविल वॉर चला। नतीजा क्या हुआ? श्रीलंका बिक गया, बर्बाद, कोलैप्स हो गया ना। तो लड़कर हम कुछ कर सकते हैं क्या? जीरो, काट लीजिएगा, कभी कुछ नहीं हो सकता लड़कर। दूसरा मॉडल म्यांमार, फिर से सेम मॉडल, मारे भगाए, लोग भाग गए। अभी वहां पर हालत यह है कि रोज 200 लोग मर रहे हैं, रोज गांव के गांव को जला दिया जा रहा है, एक साथ 100-100 लोग कब्र में डाल दिया जा रहा है, आपस में लड़ रहे हैं सब। मुस्लिम तो भाग गए वहां से। सक्सेसफुल मॉडल फेल। अमेरिकन मॉडल बहुत सक्सेसफुल था। इसी को मैं आप लोगों के लिए बहुत इबरत का है ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अमेरिका में क्या हुआ ना कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो यहाँ के कुछ लोग चले गए थे अमेरिका, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, सब। उनको वो लोग बोलते थे हिंदूज, क्योंकि इंडस वैली से हम लोग आते हैं इसलिए लोग हिंदूज बोलते थे। उन पे भी उस समय अमेरिका ने सेम काम किया। क्या किया? दंगा करना, दुकानों को जलाना, घरों को जलाना, उनके लिए अलग अलग कानून बनाना, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, उनके लोगों को जेल में डालना। लोग डर गए, लोग डरे, कुछ लोग भागे अमेरिका से, ज़्यादातर लोग वही रहे। और उन्होंने हर जुल्म का मुकाबला किससे किया? इल्म से। बोले आप मेरे पे जुल्म करो, मैं पढ़ाई करूंगा। और वहां के लोग बहुत, जो अमेरिकन थे, वो लोग बहुत शॉक्ड थे कि अरे हम इन पे इतना जुल्म करें, ये कुछ कर नहीं रहे, इन लोग का प्लान क्या है? 10 साल वेट किए, क्या प्लान है? 20 साल वेट किए, क्या प्लान है? 30 साल वेट किए, क्या प्लान है? क्या प्लान था? प्लान ये था कि आज उनके जो डॉक्टर्स है, मेन डॉक्टर्स, वो वही इंडियन ओरिजिन्स के हैं। जो मेन जजेस हैं उसी इंडियन ओरिजिन्स के हैं। ये जो आप गूगल के सीईओ देख रहे हैं, सुंदर पिचाई एंड ऑल, बोलते हैं इंडियंस है, दे आर नॉट इंडियंस। ये वो इंडियंस है जो जिनके फादर उस समय वहां लड़ रहे थे तालीम के दौलत से।
तो ये वो लोग थे जो आज जाके सेटल्ड है, वहाँ के बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं और एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में हैं और बहुत मजबूत है वहाँ पर। तालीम की ताकत जो है ना, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा लंबा रास्ता है पर शॉर्टकट नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है पर बहुत काम की चीज़ें हैं। तो हमें ये मॉडल भी क्लियर हो गया कि अगर हमें अपने आप को ठीक करना है तो एजुकेशन इज़ द वाहिद सॉल्यूशन, उसके अलावा कुछ नहीं। पढ़ाइए अपने बच्चों को, जितने जुल्म हो रहे हैं पढ़ाइए अपने बच्चे को। इंशाअल्लाह 20 साल 30 साल 40 साल के बाद पूरा कौम एक साथ खड़ा होगा, पूरा कौम एक साथ खड़ा होगा। आज तो हम डॉक्टर्स और चंद घर खड़े हो रहे हैं, लेकिन 50 साल के बाद 70 साल के बाद पूरा कौम खड़ा होगा और वो कौम एक एजुकेटेड कौम होगा। सिर्फ अपना पेट नहीं भरेगा, पूरे हिंदुस्तान का पेट भरेगा। आप सोचिए कि हमारे लिए शर्म से डूबने की बात नहीं है कि जिस मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान हैं, उस मुल्क में 30 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। क्या सच में वहां 20 करोड़ मुसलमान हैं क्या कि 30 करोड़ लोग बाकी सब भूखे सो रहे हैं? मुसलमान जिस देश में हो वहां पर एक आदमी भूखा नहीं सोता। हमें उस लेवल का अपने आप को बनाना है, इल्म से तालीम से बनाना है। तो पढ़ाना है हर एक जो हमारे गुलबर्गा के जो बच्चे हैं, हर एक बच्चे को इंशाल्लाह पढ़ाना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे पढ़ाना है? तो यस, 3 स्टेप है हमारे पास, 3 सॉल्यूशन है: स्कॉलरशिप्स, स्कीम्स एंड एक्ट्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तीनों किस पर डिपेंड करता है? आपकी पहचान पर। यहाँ पर हम सबकी पहचान क्या है? हम सब माइनॉरिटी हैं। तो माइनॉरिटी के लिए हमारे पास 2 स्कीम है। एक है मोमा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अब ये एनएसपी में गवर्नमेंट ने हमारे लिए अलॉट किया है 5200 करोड़ का बजट है। 5200 करोड़, 5200 करोड़ का बजट है। किसके लिए? माइनॉरिटीज़ के लिए। माइनॉरिटी इंक्लूड मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड पारसीज, बट 80% तो हम मुस्लिम ही है। तो इस फंड के 80% हमारे लिए 4000 करोड़। क्लियर? दूसरा है हमारा मौलाना आज़ाद का स्कॉलरशिप्स है, आगे डिटेल में आएंगे। हमारी दूसरी पहचान क्या है कि हम ऑब्वियसली इंटेलिजेंट हैं। मैं मानता हूं कि मुस्लिम इंटेलिजेंट है। तो जब हम इंटेलिजेंट हैं तो हमारे लिए उस बेसिस पे कि हम इंटेलिजेंट हैं, उसके लिए अलग से स्कॉलरशिप्स है। अभी वो क्या है? गवर्नमेंट के, कॉरपोरेट्स के, एनजीओज के। गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप्स है जो कर्नाटक के जो कन्नड़ स्कूल से वो बहुत अप्लाई करते हैं। हम मुस्लिम्स बहुत कम अप्लाई करते हैं, मैंने डेटा देखा है। क्यों? क्योंकि हमको लगा करें हम तो माइनॉरिटी है, हम वही लेते हैं। हमने सोचा ही नहीं कि हम इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। हमारी पहचान मल्टीपल पहचान है, हमारी मल्टीपल आइडेंटिटी है। तो हमारे पास एक NMMC करके है, नेशनल मेरिट कम मीन्स। अभी वो क्या है कि जो बच्चे 8वीं पास है, 8th पास है, उनके 9th में एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है, बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं होता है। उसकी तैयारी का भी बंदोबस्त हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। IBT और फिक्र इंशाल्लाह हम लोग, और जो भी लोग जुड़ेंगे इंशाल्लाह हम लोग मिलकर एक छोटा सा एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर गए तो 9, 10th, 11th, 12th हर साल आपको 12,000 रुपीज़ मिलेगा स्कॉलरशिप। 12,000 एवरी ईयर, 9, 10th, 11th, 12th तक। नेशनल मेरिट कम मीन्स गवर्नमेंट का है आपके इंटेलिजेंस पर। कॉरपोरेट्स के करीब 500 स्कॉलरशिप्स हैं। कॉरपोरेट्स के 500 स्कीम्स हैं जिसमें कहीं 80,000, कहीं 1 लाख, कहीं 1.5 लाख आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो वो सारे स्कॉलरशिप्स कैसे अप्लाई करें, वो अवेयरनेस भी हमें बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह आज तो हमारा बहुत शॉर्ट सेशन है, 2-3 घंटे के लिए, बट हम लोग रेगुलर मिलकर आपकी टीम के साथ, गुलबर्गा की टीम के साथ हम रेगुलर ट्रेनिंग देंगे इंशाल्लाह आपको हर चीज़ का, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है। तीसरा हमारा पहचान ये भी तो है कि हम इंडियंस हैं, हम कर्नाटका से हैं। तो दुनिया में बहुत सारे स्कॉलरशिप्स को हम बोलते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम, कि अफ़गानिस्तान हमारे 100 बच्चों को पढ़ाएगा तो इंडियन जो है अफ़गान के 1000 बच्चों को पढ़ाएंगे। यूके वाले हमारे 500 बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये सारा कुछ फ्री में होता है, कि वो हमारे बच्चों को फ्री में, हम उनके बच्चों को फ्री में, जिसको फुल्ली फंडेड।
तो हमारा जो पहचान है कि हम इंडियन हैं, हम किस स्टेट से हैं, उसके लिए स्कॉलरशिप्स है हमारे पास। दूसरा, आपका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, ये भी तो हमारा पहचान हो सकता है। इस पहचान के बेसिस पे भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं। एंड नेक्स्ट इज रिसर्च एंड फेलोशिप। तो जो लोग रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसके लिए हमारे पास अलग से स्कॉलरशिप्स हैं। थोड़ा और डिटेल में आते हैं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप क्यों देता है। आप लोग वो 5 रुपए का बिस्किट खरीदा है कभी आपने, पार्ले जी बिस्किट? उसके पीछे देखिए क्या लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। हर वो बच्चा जो कूड़ा कचरा चुनकर भी एक बिस्किट खरीदता है, वो भी टैक्स पे कर रहा है हमारे देश में। और इस साल का एस्टिमेशन है 29 लाख करोड़। जब गवर्नमेंट हमसे 29 लाख करोड़ कलेक्ट कर रहा है तो हमारा टैक्स का पैसा है। वो पैसा क्या करेगा, वापस रिटर्न में देगा ना। तो गवर्नमेंट वो खर्चा करता है आपके एजुकेशन पे, आपके हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस पे। तो ये जो हेल्थ और एजुकेशन है, मैं उन एनजीओज को, 2 एनजीओज को मैं खासकर ये कर रहा हूँ जो एजुकेशन हेल्थ पे काम कर रहे हैं। आपके पास हज़ारों ऑपरेशंस हैं जो फ्री है, बहुत सारे स्कीम्स हैं जो आपके लिए इस हेल्थ के, एजुकेशन के हैं, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपके पास अपना राशन कार्ड होना चाहिए सिर्फ। तो ये पैसे आपके अपने हक के पैसे हैं, कोई खैरात नहीं है, आप पे गवर्नमेंट एहसान नहीं कर रहा। ये आपका अपना हक का पैसा है और आपको लेना चाहिए। अगर आप वो पैसे को नहीं डिमांड कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने देश को कमजोर कर रहे हैं। हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है कि भाई कलेक्ट करो और लोगों की भला करो, आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उसको मजबूत नहीं कर रहे हैं। तो पैसा मांगना मतलब देश को मजबूत करना हुआ। पैसा मांगना अपने स्कॉलरशिप, अपने हक के लिए, अपने इलाज के लिए, अपने सिस्टम को मजबूत करना हुआ, अपने आने वाले नस्लों के लिए एक मजबूत देश देना हुआ। डबल बेनिफिट है ये। लेकिन जब आप छोड़ रहे हैं उसको तो डबल नुकसान है ये। हम क्या कर रहे हैं, अपने समाज से ये पैसे दो, वो पैसे दो, जो हमारा टैक्स का पैसा जाने दे रहे हैं उसको। तो कहीं ना कहीं हम देश का भी नुकसान कर रहे हैं इससे। जी हाँ, तो अभी मैंने बताया आपको कि 6 साल से लेकर 21 साल तक का गोल्डन पीरियड है, वहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाना है। अभी ज़रा कैसे पढ़ाना है, आप सबके पास एक केस आ सकता है, एक बच्चा है। सबसे अच्छा स्कीम आपका है राइट टू एजुकेशन, जिसे बोलते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन। अभी ये कहता है कि कोई भी बच्चा जिसका एज 6 साल से लेकर 14 साल तक का है, 21 में से 14 का तो हिसाब गवर्नमेंट ने लगा लिया, 6 साल से लेकर 14 साल तक हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। किसे देना है? गवर्नमेंट को देना है। अभी गवर्नमेंट कहाँ से देगा? तो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हर एरिया पर। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पर 25% सीट रिजर्व है। किसके लिए? गरीब बच्चों के लिए 25%। मगर अगर किसी में 1000 बच्चे हैं किसी स्कूल में तो 250 सीट्स रिजर्व है गरीब बच्चों के लिए। फ्री में बुक देना है, फ्री में पेंसिल, पेन, नोटबुक, और 9 साल तक 1 रुपए का फीस नहीं लेना है। दिस इज राइट टू एजुकेशन। टॉप के स्कूल चाहे उसका फीस सालाना 5 लाख क्यों ना हो, 25% बच्चों को फ्री में पढ़ाना है। राइट टू एजुकेशन। दूसरा, स्कॉलरशिप स्कीम्स हम इससे बात करेंगे। तो अभी जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। आप सब एनजीओ ध्यान दीजिएगा कि एजुकेशन क्वालिटी बहुत खराब है ना? कौन जिम्मेदार है इसका? बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि उस स्कूल का मालिक कौन है? अगर आपके एरिया में एक गवर्नमेंट स्कूल है, उस स्कूल का मालिक कौन है? उस स्कूल का मालिक वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स हैं। 15 लोगों का कमेटी होता है, उसमें कम से कम 9 लोग जो है वो पेरेंट्स हैं। उसके बाद वहाँ के लोकल कॉरपोरेटर्स हैं, एक प्रिंसिपल है और एक एनजीओ रहेगा उसमें, जो SMC बनता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो अगर वो स्कूल परफॉर्म नहीं कर रहा तो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी।
आपके टैक्स के पैसा से स्कूल बना है, उसका खर्च कैसे होगा, बाथरूम कैसा, टीचर कैसा, सब कुछ जिम्मेदारी तो आपके हाथ में दे दिया गया। जब हम जिम्मेदारी लेंगे ही नहीं तो हम आसानी से बोल देंगे गवर्नमेंट स्कूल तो बेकार है। नहीं साहब, गवर्नमेंट स्कूल बेकार नहीं है, उसकी मैनेजमेंट बेकार है। और मैनेजमेंट कौन है? हम है मैनेजमेंट। तो हम अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। तो 6 साल से लेकर 14 साल जो है, ये हमारा जो जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ने ऐसे ही हमें आसान कर दिया। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कोई बच्चा दिखे सरकारी स्कूल भेजो उसको। एनजीओस, सभी एनजीओ से कह रहा हूं मैं, कोई भी स्कूल का बच्चा दिखे आपको, उसको भेजो सरकारी स्कूल। एक बार जब वो 8th पास कर जाएगा, फिर उसको हम जोड़ेंगे कनेक्शन स्कूल से और उसके साथ स्कॉलरशिप ऐड कर लेंगे। आराम से बच्चा ग्रेजुएशन कर लेगा। एक बार ग्रेजुएशन कर लिया तो 1000 रास्ते हैं लाइफ में सक्सेस होने के। और इसके लिए इंशाल्लाह जो हमारी टीम है पूरी, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया के सारे बड़े कंट्रीज में, हम आपको हेल्प करेंगे। उसके लिए आपको इंग्लिश की ट्रेनिंग चाहिए फ्री में, वो देंगे हम लोग। आपको टीचर ट्रेनिंग चाहिए फ्री में, वो देंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो हम क्यों ना गुलबर्गा में एक ऐसा निज़ाम बना ले कि हम एक ऐसा सिस्टम बना ले कि हमारा हर बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिले, हर बच्चे को प्रॉपर स्कीम्स मिले और हर बच्चा आपस में जुड़कर एक दूसरे की हेल्प करे और आने वाली नस्लों को बेहतर बनाए। आरटी एक्ट हो गया हमारा। अब स्कॉलरशिप होता क्या है? बहुत लोग यही कन्फ्यूजन है। जब मैं नॉर्थ में घूमता हूँ, नॉर्थ के बहुत सारे सिटीज़ हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल्स या स्कूल्स को लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, खैराती। आप लोग पता नहीं यहाँ लोग क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, बट चैरिटी उन्होंने एक मन में डाल दिया है कि ये खैराती हॉस्पिटल है। अभी आपको पता है क्या कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर खैराती है तो सारे आईआईटी भी खैराती होने चाहिए, आईआईएम्स खैराती होने चाहिए, वो भी गवर्नमेंट के हैं। तो हमारे मन में डाला जाता है कि ये खैराती है, यहाँ नहीं जाना है, ये खैराती नहीं है, आपके टैक्स का पैसा है। तो वैसे ही स्कॉलरशिप की डेफिनेशन क्या है? ये एक पेमेंट है टू सपोर्ट स्टूडेंट्स एजुकेशन अवॉर्डेड ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, एकेडमिक्स, नेशनैलिटी और अदर अचीवमेंट। मतलब सारे आइडेंटिटी आपके यहाँ पर आ गए कि आपके पहचान के बेसिस पर स्कॉलरशिप मिलेगा आपको। अभी ये देखिए, ये हमारा सिर्फ एक स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंदर आता है, मोमा। वहाँ पर ये माइनॉरिटी का डेटा है। हर साल 1,27,00,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 83 लाख लोगों को फंड मिल रहा है, 2426 करोड़ रुपया मुसलमानों में या फिर माइनॉरिटीज़ में तकसीम हो रहा है। कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? लेकिन गवर्नमेंट कह रहा है कितने लोगों को दे रहा हूं मैं। हमारे मुश्किल से 2 से 3 करोड़ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और गवर्नमेंट क्या कर रहा है? 1 करोड़ बच्चों को मैं स्कॉलरशिप दे रहा हूं। अभी वो 1 करोड़ मतलब हर तीसरा बच्चा को स्कॉलरशिप मिल रहा है। पता नहीं शायद नहीं मिल रहा हो, पर अगर आप डिमांड करोगे तो 100% मिलेगा। हमें डिमांड बढ़ाना है और अगर हमने डिमांड बढ़ाया तो ये फंड जो है एक 2400 से 2800 करोड़ हो सकता है। अगर मैं डिमांड बढ़ाया तो हम पैसा मांग ही नहीं रहे ना, तो हमारे फंड भी कट हो रहे हैं एनजीओज के लिए, खासकर और स्कूल मैनेजमेंट्स के लिए, कि हम डिमांड नहीं कर रहे, हमारे फंड्स भी कट हो रहे हैं। 1000 करोड़ हर साल वापस जाता है। बहुत अफसोस की बात है ये। तो गवर्नमेंट के स्कीम्स कौन कौन से हैं? एक हमारा प्री मैट्रिक, आप सब लोग जानते होंगे प्री मैट्रिक के बारे में। हमारा है एक पोस्ट मैट्रिक और एक मेरिट कम मीन्स। बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप आप सब लोग जानते हैं, इंस्पायर स्कॉलरशिप, मौलाना आज़ाद फेलोशिप, पढ़ो परदेश, ये सारे गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं जो आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है हमारा स्किल डेवलपमेंट, जिसमें हमारा गवर्नमेंट का सेम फंड है, जिसमें वो बोलता है कि माइनॉरिटी साइबरग्राम, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, ड्रॉप आउट्स के लिए नई रोशनी, उस्ताद, नया सवेरा, ऐसे बहुत सारे हैं। हम जब डिस्कस करते हैं मेरिट कम मीन्स क्या होता है, सबसे पहले प्री मैट्रिक स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर के 10 तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आपको 5000 रुपीज़ मिलता है 5 से लेकर 10 तक हर साल। एक बार आपको सिर्फ अप्लाई करना है 5th में और पीएचडी तक उसको रिन्यू करते रहना है। एक बार सिर्फ 5th स्टैंडर्ड में आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन बनाना है और हर साल सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यू करते रहना है। ज़्यादा मेहनत है क्या? सिर्फ एक बार ना, और कितना आसान है एक फॉर्म भरना। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जिन लोगों का अकाउंट है,
अकाउंट खोलना, अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना, बस उतना ही है, ये उससे ज़्यादा नहीं है। तो हम क्यों ना इसको अप्लाई करें। 5th में अप्लाई किया आपने, पीएचडी तक चलने वाला वो 5th में। दूसरा है हमारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक किसके लिए है? जिन लोगों ने मैट्रिक पास कर लिया, 10th पास कर लिया। अभी इनमें सारे कोर्सेज आते हैं और इसमें भी अप टू 12,000 तक स्कॉलरशिप्स है। मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। उसमें क्या है, 30% रिजर्व है फीमेल के लिए। 30% तो मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा अप्लाई करो ज्यादा भी मिलेगा, पर 30 तो मिलना ही मिलना 30%। और तीसरा है हमारा मेरिट का मीन्स। जो लोग लॉ कर रहे हैं, जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, जो लोग BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, उनके लिए है 30,000 रुपीज एवरी ईयर, रिन्यू कराते रहिए आप। तो हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट कितने सारे स्कीम्स पड़े हुए हैं हमारे पास और कितने नंबर्स, 83 लाख स्टूडेंट्स को, जिसमें कम से कम 70 लाख तो मुसलमान होंगे जो इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिनको मिलेगा। एक फॉर्म भरना है, बहुत आसान है। मेरिट का मीन जनरली उन लोगों के लिए आता है जो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, इस तरह के, या MCA या MBA। बेगम हजरत महल आप लोग जानते होंगे, स्पेशली फॉर गर्ल्स माइनॉरिटीज़। ये 9th, 10th, 11th, 12th के लिए अगेन अच्छा स्कीम है, काफ़ी लोग बेनिफिट उठा रहे हैं इसका। और ये अप टू 6,000 पर ईयर है। अभी ये जो हमारा इंस्पायर है, यहाँ पर मैं आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट चाहूँगा, आप सब लोगों का, क्योंकि समाज में जो सबसे बड़ा तबका होता है वो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स नहीं होते हैं। समाज का जो सबसे बड़ा तबका होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तबका होता है, वो होते हैं साइंटिस्ट, रिसर्चर, फेलोशिप। अभी जो पिछले 2000 साल का जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उसमें जो मुस्लिम सिविलाइजेशन है वो 700 साल तक दुनिया में राज किया, जो सबसे लंबे समय तक राज किया। इतना 100 साल तक कोई भी सभ्यता राज नहीं किया है। उसका एक वाहिद वजह जो था वो था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई नई चीज़ों को इजाद करना। तो उसमें हमारे बच्चों को जाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमने एक प्लान रखा है कि बच्चों को 8th स्टैंडर्ड से हम डिसाइड करें। आजकल से इंजीनियरिंग के लिए डिसाइड कर लेते हैं, 8वीं से मेरा बच्चा बनेगा इंजीनियर, मेहनत चल रहा है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पास किया, इंजीनियरिंग किया, रिजल्ट क्या आया, 80% इंजीनियर बेरोजगार हैं। एक अलग वजह है, बाद में सबको जॉब लग जाता है, डेमोलाइज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने 8वीं क्लास से बच्चों को अगर साइंटिस्ट बनाने का सोचा तो वो कितना इंपॉर्टेंट है वो सोचिए। सबसे पहले NMMC का स्कॉलरशिप दिलवाया उसको 9th, 10th, 11th, 12th में 12,000 का। जब वो बच्चा 12th पास करता है और अपने एक्सपर्ट एरिया में अगर वो टॉप करता है, टॉप मतलब एकदम टॉप नहीं, टॉप 1% पर है अपने बोर्ड पे, कर्नाटका बोर्ड का टॉप 1%, मतलब जिसको 93% भी आया वो भी टॉप 1% पे है, 92% टॉप 1% पे है। वैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट के पास स्कॉलरशिप है, दैट इज इंस्पायर स्कॉलरशिप। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं वाले बच्चों को साइंटिस्ट बनाना है तो पढ़ाना है मैथ साइंस। उसके बाद ये स्कॉलरशिप जब आपको मिल जाएगा 12वीं में, तो मास्टर्स, बैचलर्स एंड मास्टर्स, इन 5 साल के लिए चाहे आपके कॉलेज का फीस 3,000 ईयरली हो, नॉर्मली फीस कम होते हैं ग्रेजुएशन में, भले आपका फीस 3,000 हो, गवर्नमेंट आपको हर साल 80,000 रुपये देगा। किस चीज़ के लिए? कि आप कुछ रिसर्च कीजिए, कुछ सोचिए, कुछ बनाइए। और जब भी आप कुछ सोचिए, कुछ बनाइए, दुनिया में बहुत सारे वेबसाइट से वहाँ पर प्रेजेंट कीजिए उनको कि बॉस मैंने ना ये कुछ नया बनाने की कोशिश किया है। ये रास्ता कहाँ जाएगा? ये रास्ता आपको जाएगा इंटरनेशनल फेलोशिप पे, जहाँ पर 4-4 करोड़ रुपए मिलते हैं बच्चों को। आपका रहना, खाना, पीना, हर एक चीज़, आने जाने का टिकट, 3 लाख रुपए सैलरी, 4 लाख रुपए सैलरी पढ़ते वक्त। और ये 4 करोड़ जो है सिर्फ 3 साल के लिए मिलते हैं। उसके बाद जब आप रिसर्चर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, तो उनकी सैलरी इन सबसे ऊपर है। तो हमारे कम्युनिटी में एक रिसर्चर की अहमियत सबसे ज़्यादा है और हम जितना
रिसर्चर प्रोड्यूस करेंगे, जितना हम डॉक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे, पीएचडी होल्डर प्रोड्यूस करेंगे, हम समाज में चेंजेस वैसे ही दिखेंगे। एंड ऑब्वियसली पैसे वाले भी, बहुत पैसे है। 4 करोड़ रुपया एक आईएएस को पूरी जिंदगी में नहीं मिलता है अगर ईमानदारी से काम करे तो, बट यहां पर आपको मिल रहा है। तो हमें वो अवेयरनेस अपने बच्चों तक फैलाना है। 8वीं क्लास से ही तैयारी शुरू कर देनी कि मेरा बच्चा अमेरिका जाएगा रिसर्च फेलोशिप करने, कर सकते हैं, अच्छा स्कोप है। तो ये हमारा हो गया। जब हम इंस्पायर स्कॉलरशिप ले लेंगे और अपने आप को रिसर्चर प्रूव करेंगे, तो हमारे पास अभी नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। अब ये क्या है जरा देखिए, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, ये दुनिया की हर कंट्री आपस में करती है। एक्सचेंज प्रोग्राम क्या है? अभी एक्सचेंज प्रोग्राम ये है कि हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आप मेरे बच्चे को पढ़ाइए। यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में इंडियंस बहुत सारे बच्चे जाते हैं, पर ज़्यादातर कौन जाते हैं? जिनको इस बात का इल्म है। हमारे बच्चों का रेशियो बहुत कम है इसमें एक्सचेंज प्रोग्राम। तो क्यों ना हम यहाँ पर एक निज़ाम बनाएं, एक सिस्टम बनाएं जो हमारे बच्चे भी यहाँ से जाएं, एक सेंटर हो जहाँ आपको इस चीज़ की जानकारी मिले। जो भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडिया के बाहर हैं, जिन बच्चों को भी पढ़ना है, हर कॉलेज में उनका एक सेक्शन होता है। हमें बस पूछना होता है कि सर क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा? अगर 10 लाख का फीस है तो 3 लाख की स्कॉलरशिप ऐसे ही मिल जाता है। 10 यूनिवर्सिटी से पूछिए आप, 10 में से 3 लोग बोलेंगे ओके टेक दिस। ये भी किसी को पता नहीं होता। हम 25-25 लाख रुपए देकर बाहर पढ़ने जाते हैं, जबकि 10 लाख 8 लाख की फीस में आराम से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के साथ। तो ये अवेयरनेस ज़रूरी है कि हम सब जानें। फेलोशिप, जैसे मैंने बताया आपको कि आप अच्छा काम कीजिए, वहाँ आप अपने पेपर को प्रेजेंट कीजिए और फेलोशिप के लिए जाइए। फेलोशिप सबसे आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं और ये कम्युनिटी को एज ए इंडिविजुअल, किसी फैमिली को बहुत हेल्प करने वाला है। मतलब इतना पैसा आज तक मैंने किसी भी नहीं देखा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, किसी भी चीज़ में नहीं देखा मैंने, जितना कि एक रिसर्च फेलोज को मिलता है किसी भी डेवलप्ड कंट्री में। चाइना की हालत बहुत ख़राब थी आज से 25 साल 30 साल पहले। चाइना ने क्या किया पता आपको? पूरी दुनिया में जितने भी उसके रिसर्चर थे, सब डॉक्टर्स थे, सबको उन्होंने जो बोला कि तुझे को यूएस में 20 लाख मिल रहा मंथली, आ जाओ मेरे पास, मैं 40 लाख देता हूँ। सारे डॉक्टर्स को बुलाए, पीएचडी वाले, और रिसर्च किया। आज जो दुनिया के नंबर 1 पर डेवलप कर रहा है ना चाइना, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर रिसर्चर्स। रिसर्च की अहमियत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और हमारे समाज को ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को बोलते हैं फुल्ली फंडेड यूनिवर्सिटीज़। कम से कम 1000 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो मुझे भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं, जो आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। अलग अलग इसमें फुल्ली फंडेड क्या होता है कि आपका हर एक खर्च वो लोग देंगे, आपके आने जाने का फेयर देंगे, फेयर के अलावा आपके रहने का खर्च देंगे, आपको रिसर्च के लिए आपको वहाँ पर रिसर्च करने के अलग से पैसे देंगे। ईच एंड एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड। आपको सिर्फ जाकर मेहनत करना है, कुछ नया समाज को क्या बेहतर बनाना है उसके लिए काम करना है। क्योंकि वो लोग जो है ना समझते हैं कि सोशल वर्क क्या होता है। दिस इज नॉट चैरिटी। वो आपके लिए ना कुछ आपको भीख नहीं दे रहे, वो उनका मकसद बहुत क्लियर है कि हमें इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है सबके रहने के लिए। तो बेहतर जगह कौन बनाएंगे? जो इंटेलिजेंट ब्रेन है। इंटेलिजेंट ब्रेन से सिर्फ तो होगा नहीं, उसके लिए पैसे लगेंगे, तो वो पैसों का हेल्प करते हैं आपका। सिंपल है, गिव एंड टेक। मैं आपको स्कॉलरशिप दूंगा, आप बदले में हमें एक अच्छा समाज दीजिए, एक अच्छा सोसाइटी दीजिए। तो ये एम है उनका, और हमें ऑब्वियसली वही करना है कि हमें स्कॉलरशिप लेकर पढ़ना है। इसलिए नहीं कि हमें भीख दे रहे हैं, भाई हम समाज को कुछ देने वाले हैं। उसके बाद आपसे पढ़कर जो सीखूंगा मैं आपको उसके बदले में दूंगा, मैं वर्ल्ड को, कंट्रीज को, स्टेट्स को। दैट्स व्हाई इट्स राइट। तो ये हमारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ये हो गया। अभी मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जो कि इंडिया में है, और जो लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे, जो लड़कियां, जो बच्चियां, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये एक जेआरएफ एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, बहुत टफ नहीं होता है। अगेन हम डर जाते हैं ज़्यादातर। तो आपको एवरी मंथ 31,000 से लेकर 38,000 तक एवरी मंथ मिलता है, जब तक आप अपने पीएचडी कर रहे हैं, 4 साल या 5 साल।
और उस टाइम पे आप किसी स्कूल में एज ए फेलोशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एवरी ईयर ये एक तरह का जॉब है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मास्टर्स कर लिया, उसके बाद एग्जाम दीजिए। आप एग्जाम में आपका एक तरह से जॉब लग गया। ये 40,000 रुपये कहाँ मिलता है आजकल, वो फेलोशिप में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसको बोलते हैं मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, MANF। बहुत काम का है इंडिया में इंशाल्लाह, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। 30% सीट वहाँ भी फीमेल्स के लिए है। हमारे जितने भी इंडिया के स्कीम्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, फीमेल 30% है। मतलब अगर 30 लड़कियों ने अप्लाई किया तो कोई कंपटीशन नहीं, सबको मिल जाएगा। किसी ने JRF में 0 लाया उसको भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 30% तो रिजर्व है। उसके बाद और भी बढ़ता है, बट ये तो रिजर्व है। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया, एक छोटा सा एग्जाम होता है JRF का। मुझे लगता है साउथ में हमारी बच्चियां या बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो आराम से निकाल सकते हैं इंशाल्लाह। और पढ़ाई जो है ना, ये पढ़ाई जो है ये कोई बहुत टफ चीज़ें नहीं है। अगर आपने इसको अपने हैबिट में बना लिया तो रोज़ पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है, ये सब कंपटीशन बहुत आराम से निकलता है। हमने देखा लोगों को, हमारे सामने कई लोग हैं जो ये कंपटीशन निकाल करके और पैसे ले रहे हैं माशाल्लाह। बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। हम पहले से टफ सोच लेंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है जी। और वैसे लोग जो इंटरनेशनल एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, फेलोशिप नहीं निकल पाया, अभी उनके लिए गवर्नमेंट पास एक स्कीम है जिसका नाम है पढ़ो परदेश। पढ़ो परदेश क्या है कि गवर्नमेंट आपको आपके मास्टर्स के लिए, आपके PhD के लिए या फिर आपकी जो हायर स्टडीज़ के लिए है 20 लाख रुपए तक का लोन देती है, एंड दैट इज इंटरेस्ट फ्री लोन। एक सर्टेन पीरियड तक, अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो 3 साल तक, उसके बाद इंटरेस्ट लगता है। नॉर्मली बच्चे 2 साल तक चुका देते हैं। तो ये हमारा इंटरेस्ट फ्री लोन है, जिसका क्राइटेरिया बस ये है कि आपका एनुअल इनकम ओवरऑल 6 लाख से कम होना चाहिए। आप किसी बैंक से लोन लीजिए, उस लोन को जाकर कंबाइन कर दीजिए, सब्सिडाइज कर दीजिए किसी भी बैंक से, SBI, ICICI, HDFC, कोई भी जो बड़े बैंक्स हैं, और जाकर उसको सब्सिडाइज कर दीजिए। 20 लाख तक का लोन फ्री है, जिसकी स्कीम का नाम क्या है हमारा, पढ़ो परदेश।